चैनल पे आज हम एक नए टॉपिक एलपीजी रिफॉर्म्स के साथ आपके समक्ष डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, एलपीजी गैस सिलेंडर वाला नहीं, एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों, इस रिफॉर्म को 1991 में हमारे उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और उनके फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लाया गया था। तो क्या रीजंस रहे होंगे, क्या ऐसे सिचुएशन आ गए होंगे कि हमारे देश के इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करना पड़ा था? तो हम इसके रीजंस को जानेंगे। दोस्तों, अगर हम 1990 से पहले अगर हम अपनी इकोनॉमी पॉलिसी को देखें तो हमारा इकोनॉमी पॉलिसी एक सोशलिस्ट इकोनॉमी था। सोशलिस्ट कहने का मतलब ये कि हमारी देश की कंपनियां हमारे देश में ही काम करती थी और विदेशों की कंपनियां हमारे देश में नहीं आ सकती थी, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में वर्जित था। उस समय जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर्स थे, बिजनेस एजेंसियां थी, जितने भी इंटरप्रेन्योर्स थे, सब स्टेट के ऑब्जर्वेशन में रहता था, यानी कि स्टेट का कंट्रोल होता था, जिस कारण हमारे लगभग मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा हो गया था कि ये पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के अंदर में इतना अच्छा काम नहीं कर पा रही थी। आप भी जानते हैं कि सरकारी चीज़ों में कितने अच्छे से काम होती है ना। फिर दूसरा कारण था हाई इन्फ्लेशन रेट, मतलब कि उस समय महंगाई बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही थी। अगर हम 1980 से लेकर के 1990 के दशक को देखें तो 1980 में जहां महंगाई दर 6.7% था, वही महंगाई दर 1990 में आकर के 16.7% हो गई थी। 10% महंगाई का उछाल हो गया था। देश में इतनी तेज़ी से महंगाई बढ़े, किसी भी देश का बुरा हाल हो सकता है, वहाँ की जनता का बुरा हाल हो सकता है। फिर तीसरा कारण था राइज इन फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जब सरकारी खजाने से ज़्यादा सरकार के खर्चे हो जाए, उसको फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। चौथा है इंक्रीज इन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। इसका कहने का मतलब क्या कि जब कोई देश एक्सपोर्ट से ज़्यादा अपने देश में इंपोर्ट करने लगे तो उस सिचुएशन को हम लोग एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। मतलब कि हम जितना ज़्यादा बेच नहीं रहे हैं, उससे ज़्यादा खरीद ले रहे हैं, तो इस सिचुएशन को हम लोग एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो यही हाल उस समय भी हुआ था कि उस समय देश में आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी, हम लोग को इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ रहा था और हमारे जो प्रोडक्ट्स थे उतने ज़्यादा कंपटिटिव नहीं थे, उतने ज़्यादा क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज अच्छे नहीं थे जो इंटरनेशनल मार्केट को compete कर सके। तो इस कारण हमारा जो एक्सपोर्ट था वो कम था। फिर जो पांचवा जो रीजन था वो गल्फ वार। उसी 1991 के समय में ही खाड़ी देशों के बीच युद्ध छिड़ गया था, है ना। तो उस समय हमारे जो देश के जो श्रमिक थे उन देशों में काम कर रहे थे, तो वो लोग इंडिया को अपने घर पैसे नहीं भेज रहे थे, वो लोग अपने कह रहे हैं ना उस देश की करेंसी के रूप में भेजते थे। तो इस कारण यहाँ का जो फॉरेन एक्सचेंज में जो रिजर्व था उसमें कमी आने लगी थी। तो ये टोटल मिलाकर इन सब चीज़ों के कारण हमारे देश में बहुत ही क्राइसिस आ गए थे। इतना क्राइसिस आ गया था कि हमारे सरकार के पास मात्र 15 दिन के रेवेन्यू बचे थे। अब सरकार 15 दिन के बाद क्या करे, तो उसके लिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को कांटेक्ट किया कि हमें लोन चाहिए। लेकिन उन्होंने ये शर्त लगा दी कि अगर आप अपने इकोनॉमी पॉलिसी को चेंज करेंगे तभी हम आपको लोन देंगे। तो क्या था, क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन था? उन्होंने कहा कि आप अपने इकोनॉमिक पॉलिसी को लिबरलाइज कीजिए, प्राइवेटाइज कीजिए और ग्लोबलाइज कीजिए। यही एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने साइन करवाया। फिर जाकर उन्होंने $7 बिलियन का उन्होंने इंडिया को लोन दिया और इस देश का जो गोल्ड रिजर्व था उसको गिरवी रखा गया और किसी तरीके से हमारे देश
देश को उस क्राइसिस से निकाला गया और इस एलपीजी को लागू कर हमारे देश में इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं एलपीजी के बारे में। एलपीजी रिफॉर्म्स को जुलाई 24, 1991 को अनाउंस किया गया था। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत हमारे देश के उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लागू किया गया था। इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को फादर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है। आज उन्हीं की पॉलिसी की वजह से हमारे देश में विदेशी इन्वेस्टर आके यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण हमारे देश में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट का अवसर मिलता है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय भी हो रहे हैं। तब इसमें हम लोग देखेंगे एलपीजी में लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन टर्म को। दोस्तों लिबरलाइजेशन होता क्या है? तो मतलब होता है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलिसी लेस कॉन्स्ट्रेनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑल्सो रिडक्शन ऑफ टैरिफ और रिमूवल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। कहने का मतलब ये कि हम है ना कि एक ऐसा पॉलिसी बनाया जाए जिसमें इकोनॉमी रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हो उसमें आप ज़्यादा अड़चन ना पैदा हो, यानी कि फ्लेक्सिबल वो हो। अगर कोई देश का आदमी या बाहर का आदमी यहाँ अपना कोई भी एक्टिविटी काम करना, कोई भी इकोनॉमी एक्टिविटी करना चाहता है, कोई भी बिजनेस करना चाहता है, तो उसको ज़्यादा अड़चने ना दिया जाए। ऐसा फ्लो पॉलिसी बनाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकोनॉमी एक्टिविटी में भाग लें। आप टैक्स को कम कर दीजिए, नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटा दीजिए। इन सब चीज़ों से करके हमारे पॉलिसी को लिबरलाइज किया गया। दूसरा चीज़ था प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब है कि इट रेफर्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और बिजनेस फ्रॉम ए गवर्नमेंट टू प्राइवेट ऑन्ड एंटिटी। मतलब कि पहले 1990 के पहले हमारे जितने भी फैक्ट्रीज थे, जितने भी हमारे बिजनेस थे, सब सरकार के नेतृत्व में थी, यानी कि सरकार उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करती थी, सरकार अपना शेयर लगा रही थी। अब उन शेयर्स को अब सरकार क्या करने लगी? बेचने लगी टू प्राइवेट एंटिटी, यानी कि प्राइवेट कंपनी को वो क्या करने लगी? अपना शेयर्स बेचने लगी। या तो वो पूरा शेयर बेच देती, नहीं तो शेयर्स का कुछ परसेंट वो बेचती। यानी कि वो पूरी तरीके से किसी को प्राइवेटाइज करने लगी, किसी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे वो रखने लगी। तो इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही होता है। फिर तीसरा है ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब हुआ कि जब इस रिफॉर्म को लाया गया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को विस्तार दिया गया। पहले हम एक अपने देश के अंदर में ही रहकर अपने फैक्ट्रीज, अपने कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करते थे, लेकिन अब इसका बाउंड्रीज को ओपन कर दिया गया। अब हम यहाँ से निकल कर किसी और देश, अन्य देश में भी जाकर बिजनेस कर सकते थे, और दूसरे देश का भी लोग हमारे देश में आकर यहाँ बिजनेस कर सकता था, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता था। तो इसी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। हमारे यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट किया, अपना टेक्नोलॉजी लाया, तो ये ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है। तो ये इन चीज़ों के कारण एलपीजी रिफॉर्म्स में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाया गया। ये तीनों टर्म एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कैसे, हम आपको बताते हैं। जब हम किसी चीज़ को लिबरलाइज करेंगे, फ्लेक्सिबल बनाएंगे, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ओर आकर्षित होंगे। प्राइवेट लोग भी अपना उसमें इन्वॉल्वमेंट देंगे। तो जैसे ही हम लिबरलाइज करेंगे, प्राइवेट कंपनियां आने लगेगी, है ना, अपना उसमें योगदान देने लगी, तो वहाँ पे प्राइवेटाइज होगा। और जैसे ही प्राइवेट कंपनियां आने लगी, लोग और भी देश के लोग देखेंगे, अरे यहाँ पे तो ज़्यादा हो रहा है, चलो यहाँ हम भी चलते हैं, यहाँ अपने हम भी जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो अब क्या हो गया, उस जगह अब पूरे वर्ल्ड के लोग वहाँ जाने लगे, तो पूरा तरीके से क्या हो गया, वो ग्लोबलाइज हो गया। तो जब हम लिबरलाइज करते हैं, प्राइवेटाइज करते हैं, तभी हम ग्लोबलाइजेशन को फील करेंगे। अब हम लोग देखेंगे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स, यानी एलपीजी रिफॉर्म्स का क्या उद्देश्य था। तो देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्लंज इंडियन इकोनॉमी इनटू द एरिना ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड टू गिव इट न्यू thrust on market orientation
The policy was intended to move towards higher economic growth rate and to build sufficient foreign exchange reserve। कहने का मतलब है कि हमारे इस एलपीजी रिफॉर्म्स का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को पूरे विश्व स्तर पर एक पहचान देना था, हमारी इकोनॉमी को एक मार्केट ओरिएंटेशन बनाना था, मार्केट ओरिएंटेड बनाना था, ताकि पूरे विश्व के इन्वेस्टर्स, पूरे विश्व की कंपनियां हमारे देश में आकर के इन्वेस्ट करें, ताकि हमारी गवर्नमेंट उनसे रेवेन्यू ले करके, उनसे रेवेन्यू प्राप्त कर करके यहाँ पे उस रेवेन्यू से डेवलपमेंट का ज़्यादा वर्क कर सके। जब यहाँ पे पूरे विश्व की कंपनियां आएंगी तभी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ेगा और उससे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो रिज़र्व था उसमें भी ज़्यादा भारी मात्रा में बढ़ोतरी होगी। तो ये पहला ये ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा ऑब्जेक्टिव था इट वांटेड टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड टू कन्वर्ट द इकोनॉमी इनटू ए मार्केट इकोनॉमी बाय रिमूविंग ऑल काइंड्स ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन। द पॉलिसी एम्ड एट लाइसेंस इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। दूसरा मुख्य उद्देश्य था कि हम अपने इकोनॉमी को एक स्टेबलाइज करें, स्थिर करें। पहले की हमारी इकोनॉमी थी कि सरकार खुद पब्लिक सेक्टर चलाती थी, खुद कंपनियां चलाती थी, तो उसमें कभी घाटे कभी नफ़े ये सब होते थे, तो वो स्थिर नहीं थे। अब यहाँ पे विश्व की कंपनियां आएंगी, उनसे रेवेन्यू प्राप्त होगा, तो कुछ ना कुछ इनकम हमेशा तो आता ही होगा, आता ही रेवेन्यू आता ही रहेगा। हमारे देश के खजाने में हमेशा रेवेन्यू आता ही रहेगा। तो इस कारण हमारी देश की इकोनॉमी स्टेबलाइज, स्थिर हो जाएगी, इसमें कभी कमी नहीं होगी, हमेशा बढ़ोतरी ही होगी। इस प्रकार हमारे इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना था। जितने भी हमारे रेस्ट्रिक्शन बैरियर्स थे, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन थे, सारे को हटा करके, ताकि जो बाहर की जितनी भी कंपनियां थी, विदेश की जितनी भी कंपनियां थी, उनको आने में यहाँ कोई दिक्कत ना हो। फिर इसी के तहत जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो इकोनॉमी के हर सेक्टर में। तो ये सब मेन एम था एलपीजी रिफॉर्म्स का। अब हम लोग देखेंगे साइलेंट फीचर ऑफ एलपीजी रिफॉर्म। तो पहला इसमें क्या था, एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। पहले हम कोई भी अगर बिजनेस करना चाहते थे तो उसके लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती थी। कोई भी इंडस्ट्री चलाना है, सरकार से पहले लाइसेंस लीजिए तभी आप चला सकते थे। तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। आप जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप लगाओ, इसके लिए लाइसेंस लेने की अब ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। फिर दूसरा है पब्लिक सेक्टर रोल डाइल्यूटेड। अब धीरे धीरे सरकार अपना इन्वेस्टमेंट जो करती थी, अब उसको धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट हटाने लगी, हो अपने रोल को अब डाइल्यूट करने लगी, हटाने लगी। फिर तीसरा था एमआरटीवी एक्ट। एमआरटीवी मतलब मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पॉलिसी। इस एक्ट को दत्त कमेटी द्वारा 1996 में बनाया गया था। बाद में इसका संशोधन करके कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के तहत इसको अमेंड कर दिया गया। फिर है चौथा इसका फीचर्स क्या है, बिगिनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज का आगमन होना। फ्री एंटिटी टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, फॉरेन यानी विदेशों से इन्वेस्टमेंट करवाना, विदेशी टेक्नोलॉजी ये सब का आगमन, ये सब इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। फिर है इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी लिबरलाइज्ड, मतलब कि अब इंडस्ट्री के लोकेशन को में भी अब छूट दी गई, रियायत दे दिया गया कि अब आप इंडस्ट्रियलिस्ट जहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहें वो अपने मन मुताबिक लगा सकते हैं। इस पॉलिसी को भी लिबरलाइज कर दिया गया। फिर अगला है रिडक्शन इन इम्पोर्ट टैरिफ। अब जो विदेशों से जो सामान हमारे देश में जो आता था उस पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया जाता था, भारी भरकम टैरिफ लगाया जाता था, तो उसमें रिडक्शन किया गया। फिर है डीरेगुलेशन ऑफ मार्केट। पहले जहाँ मार्केट पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था, अब उस मार्केट से गवर्नमेंट के कंट्रोल को हटाया गया। अब खुद जो इंडस्ट्रीज थी वो अब मार्केट पे अपना जो भी तय करना होता था, खुद मार्केट वो खुद डिसाइड करते थे। फिर इसके बाद है रिडक्शन ऑफ टैक्सेस। पहले कोई भी चीज़ को उत्पादन करने के लिए, उसको बेचने के लिए बहुत सारे टैक्स देने पड़ते थे, अब उन टैक्सों में धीरे धीरे कमी हो गई। तो ये सब फीचर्स था एलपीजी
रिफॉर्म्स के। अब इसमें देखेंगे कि क्या क्या इसके आउटकम्स रहे, क्या पॉजिटिव आउटकम्स रहे, क्या नेगेटिव आउटकम्स रहे, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला है इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज्ड। जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म्स को लाया गया तो देखा गया कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होने लगा, इंक्रीज़ करने लगा। 1990 से 91 में इंडिया का ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट 1.1% था। वहीं 2015 से 16 आते आते 7.5% हो गया। 1991 के समय से इंडिया एक हब बन गया था, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए हब बन गया था, और यहाँ पे एफडीआई इक्वलिटी इन्फ्लो करने लगी थी। 2019-20 तक आते आते इंडिया में कुल 19.33 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। फिर अगला है, इन 1991 द एम्प्लॉयमेंट रेट was high, but after the India adopted new LPG policy, more employment got generated as new foreign companies came to India, and due to liberalization, so many entrepreneurs started companies। बोलता है कि 1991 के बाद हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था वो धीरे धीरे कम होने लगा। क्यों? क्योंकि जब हम, है ना, क्योंकि हम उस समय 1991 में एक नए पॉलिसी को अडॉप्ट किए थे, एलपीजी पॉलिसी, जिसके तहत हमारे देश में नए फॉरेन कंपनियां आई। और उसमें जब वो फॉरेन कंपनियां आई तो यहाँ के लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया। तो पर कैपिटा जो इनकम था वो भी इंक्रीज़ किया गया, इंक्रीज़ कर गया, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला था। फिर है एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड एंड स्टूड एट $26.38 बिलियन एज ऑफ अक्टूबर 2019। हमारा एक्सपोर्ट भी अब बढ़ने लगा था। पहले जहाँ हम अपनी क्वालिटी मिसमैच होती थी, हमारे गुड्स उतने अच्छे नहीं होते थे, आज हम एक्सपोर्ट भी कर अच्छे खासे एक्सपोर्ट भी कर चुके थे। तो ये था एलपीजी रिफॉर्म्स के पॉजिटिव आउटकम्स। अब हम लोग निगेटिव आउटकम्स इसका देखें, क्या क्या इसके निगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं। तो 1991 के बाद 1991 तक एग्रीकल्चर 72 पर, हमारे देश के 72% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देने का काम करती थी। वही वो, और वो जीडीपी का कुल 19.2% वो कंट्रीब्यूट करती थी। लेकिन अब एग्रीकल्चर अब वही एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी का कुल 18% कम शेयर अब देने लगी। इस कारण पर कैपिटा इनकम ऑफ फार्मर्स डिक्रीज़ कर गया, यानी कि जो किसानों का जो पर कैपिटा इनकम था अब वो धीरे धीरे कम होने लगा। फिर दूसरा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ कि ड्यू टू ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टू फॉरेन कंपटीशन, मोर एमएनसीज आर competing local business and companies which are facing problems to financial constraints, lack of advanced technology and production inefficiencies। जब हमारे यहाँ एमएनसीज आए, मल्टी नेशनल कंपनीज आए, फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, तो यहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन थे, जो लोकल कंपनीज थी, उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास उस तरीके का टेक्नोलॉजी नहीं था, उनके पास एडवांस्ड, है ना, उनके पास प्रोडक्शन की कमी होने लगी थी, फाइनेंस की कमी होने लगी थी। तो इन सब चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। फिर नेक्स्ट है, ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वायरमेंट थ्रू पॉल्यूशन बाय एमिशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड क्लियरिंग ऑफ वेजिटेशन कवर। इट फर्दर अफेक्ट द हेल्थ ऑफ पीपुल। जब हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि जो फैक्ट्रियाँ लगाए गए थे उससे जो पॉल्यूशन जो निकलता था वो आसपास के वातावरण को बहुत ही दूषित कर रहा था। इससे वहाँ के लोगों का हेल्थ अब अफेक्ट होने लगा था। तो ये था नेगेटिव इम्पैक्ट। इसके बाद है, एलपीजी पॉलिसी हैव लीड टू वाइडनिंग इनकम गैप्स विद इन द कंट्री। द हायर ग्रोथ रेट इज अचीव्ड बाय द इकोनॉमिक एट द एक्सपेंसेस ऑफ डिक्लाइनिंग इनकम ऑफ द पीपल हु मे बी रेंडर्ड रिडंडेंट। मतलब कि अब एलपीजी पॉलिसी के कारण हमारे देश में जो गरीब और अमीर के बीच जो अब इनकम था उसमें बहुत ज़्यादा गैपिंग होने लगा। अमीर और अमीर बढ़ने लगे, गरीब वहीं का वहीं या उससे कम होता गया। तो ये सब निगेटिव इम्पैक्ट थे। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें
तो और हम कह सकते हैं कि इससे देश का बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। इस नेगेटिव इम्पैक्ट्स को छोड़ दे तो ज़्यादा देश को फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि जो पिछले 40 वर्षों से हमारे देश का जो विकास था, जो डेवलपमेंट थे, वो रुके हुए थे। हमारे जो पब्लिक सेक्टर थी, हमारी जो इंडियन कंपनीज थे, यहाँ के जो रोज़गार थे, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा था, है ना। हमारे इंडिया में बेरोज़गार भरे पड़े थे। पूरा वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था और हम उस समय पीछे थे। तो ये एलपीजी रिफॉर्म्स की देन है, जो आज उसके कारण हमारे बीच ये स्मार्टफोन, ये न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ से परिपूर्ण जितने भी चीज़ हैं वो हमारे पास जो उपलब्ध है, उसी 1991 के रिफॉर्म का एक कारण रहा है। थैंक्स है डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी को, जो इतने अहम फैसले उन्होंने अपने कार्यकाल में लिया और एक नव भारत का निर्माण किया।